बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर साहब की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें कॉन्फ्रेंस के शुरकना ने किसी भी भारतीय जारियत का फैसला कौन और मुंह तोड़ जवाब देने के अज़्म का इजहार किया। जबकि दूसरी जानिब सिक्योरिटी फोर्सेज ने खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर कार्रवाई करते हुए 19 भारतीय हिमायत याफ्ता खवारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया। जबकि ऑपरेशन के दौरान 11 जवान भी शहीद हो गए और बानी पिचाई की जानिब से नए वज़ीर आला के ओहदे के लिए सुहेल अफरीदी साहब को नामजद किया गया है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको। डॉक्टर साहब, फील्ड मार्शल की ज़ेर सदारत आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदे का भी खैर मकदम किया गया। इसके अलावा फ़लस्तीन के हवाले से भी गुफ्तगू हुई है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामी इम्पोर्टेंट और उसमें जो है वो एक तो ज़ाहिर है कि भारत की तरफ से जो बयानात आ रहे हैं इन दिनों उसका जवाब दिया गया है, लेकिन एक शाइस्ता अंदाज में दिया। वहाँ से तो अजीब ही तरह से बात होती है। और दूसरी जो बात है वो ये है कि इसमें जो गैर मुल्की हमायत याफ्ता दहशत गर्द नेटवर्क्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई पाकिस्तान में, असल में टेररिज्म तो पूरी दुनिया में कांस्टेंट है। मैं हमेशा कहता हूँ टेररिज्म, इकॉनमी, सोशल अनरेस्ट, गवर्नेंस, इनको हर वक्त आपने ठीक करना होता है। अच्छा, और इकोनॉमिक टेररिज्म, करप्शन, ये सारे मामला। अच्छा, और फिर उसके बाद इसमें जो है वो न्यू नॉर्म्स का भी जिक्र हुआ है कि कोई न्यू नॉर्म्स होता है ना, न्यू नॉर्म्स हो गए कि भाई अब इस तरह से जंग होगी और ऐसे होगा। ये देखें, अभी तक ये जो पानी का इशू है ना, ये एक्ट ऑफ वॉर है पाकिस्तान की तरफ से, जो पानी रोका गया। अच्छा, और उसके बाद जो है वो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान जो स्ट्रेटेजिक मुआहदा हुआ है तारीख़ी, उसकी बात की गई है। और फ़लस्तीन के मसले पे पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ को दोहराते हुए 1967 से पहले की सरहदों के मुताबिक कुतुब शरीफ को दारुल हुकूमत बना के फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हमायत की गई है। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट है जी। दूसरा, आज जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 9 दहशतगर्द मारे गए हैं और 11 जवान शहीद हुए हैं, जिनमें से एक लेफ्टिनेंट कर्नल और एक मेजर जो है वो शहीद हुए हैं। तो ये जो है ये एक मुसलसल यानी ये तो बहुत ही ट्रेजिक, बहुत ही अफसोसनाक वाक़यात है। लेकिन ये है कि यहाँ पे दहशतगर्दी जो है वो उसका सिलसिला जारी है। अच्छा, वो फॉलो द मनी, आप इनका ट्रैक दहशतगर्दों को पकड़ा है बहुत ज़्यादा। और पाकिस्तान, मेरा ख्याल है कि ये दहशतगर्दी की ये जो ताज़ा लहर आई हुई है, इसकी बिल्कुल रूट कॉजेज़ तक पाकिस्तान के अदारे पहुँचे हैं। उसकी वजह यह है कि ये इधर से ही होता रहा ना सारा, इधर ही दाएँ बाएँ आगे पीछे सारा। तो वो अब कैसे इस पे काबू पाते हैं ये देखना है, सही, और पालेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, इसमें बाकी जो इश्यूज़ हैं, 2-3 इश्यूज़। एक तो मुलाकात बड़ी इंटरेस्टिंग हुई है कल प्रेसिडेंट ट्रंप की, और वो जो मुलाकात है वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग मुलाकात हुई है, लेकिन बेनतीजा साबित हुई है। हालांकि इस मुलाकात में कुछ ना कुछ मुस्बत मेरा ख्याल से नतीजा इसका सामने आना था, और वो प्रेसिडेंट ट्रंप की हुई है कनाडा के प्राइम मिनिस्टर के साथ। मार्क कार्नी के साथ उनकी मुलाकात हुई है और उसके बाद उन्होंने लंच भी इकट्ठे किए। कौन सा कनाडा? वो कनाडा जो कि 51st स्टेट बनाने की बात कर रहे थे कि वो कनाडा साथ शामिल हो जाएगा और हमारा हिस्सा है, और ये तलखियाँ बढ़ गई थी। फिर टैरिफ्स के ऊपर बातचीत हुई, अच्छी गपशप लगी। लेकिन जब ये बैठ के बातचीत कर रहे थे, सवाल जवाब का सिलसिला चल रहा था, तो कनाडा के टैरिफ्स पे तो अभी अटका हुआ है मामला। कनाडा की इकॉनमी अच्छी नहीं है, दुनिया भर की जो इकॉनमीज़, जो माशी हालात हैं वो अच्छे नहीं हैं। और मैं ये बार बार बात कहता हूँ कि पाकिस्तान में अखराजात इतने ज़्यादा हैं, हुकूमती और रियासती सतह पे इतने ज़्यादा अखराजात हैं। आप इश्तिहारात उठा लें, आप तकारीब उठा लें, आप इतने अखराजात हैं पाकिस्तान में कि कभी कभी ऐसा लगता है कि पता नहीं दुनिया भर की किसी को अलग ही यहाँ पे खर्चे हो रहे हैं। मतलब बहुत कॉस्ट कटिंग हम कर सकते हैं कई जगहों पे, लेकिन वो अखराजात बहुत ज़्यादा हैं हमारे। बहरहाल
तो ये तो कनाडा उन मुल्कों में थे जिनकी मईशत अच्छी नहीं है इस वक्त और बहुत अंडर प्रेशर है और उनकी ग्रोथ भी कोई अच्छी नज़र नहीं आ रही। अब इन हालात में वो टैरिफ्स का मसला हल होना था, लेकिन वो टैरिफ्स का मसला हल नहीं हुआ, बल्कि वो सवाल जवाब में वो बात ही कोई और होती रही। उनसे बात होती रही कि जी ये बताएं आप कि ये आप मुख्तलिफ़ शहरों में जो नेशनल गार्ड्स तैनात कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं। फिर उसके बाद जो है वो गज़ा पे बात हुई, फिर और मामलात पे बात हुई। तो उन्होंने कनाडा की तारीफ़ की, उन्होंने कहा कनाडा के लोग बहुत अच्छी खबरें सुनेंगे जल्द, लेकिन ये है कि ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। जो कनाडा के वज़ीर आज़म को तवक्को थी इस बात की कि, और ये वज़ीर आज़म जो है कुछ महीने पहले ही आए हैं, पिछले वज़ीर आज़म जो हैं वो बर्दाश्त नहीं कर पाए थे ट्रम्प साहब का जो धक्का था, वो 51st स्टेट और गवर्नर और ये जो सारी बातें की। अच्छा, दूसरा जो है वो इम्पॉर्टेंट बात ये हुई कि अच्छा वो फिर उसमें उन्होंने जिक्र किया प्रेसिडेंट ट्रंप ने, जब सवाल जवाब हो रहे थे तो उन्होंने कहा कि मैंने तो जंगें ख़त्म करवाई हैं बहुत सारी, और उसमें फिर उन्होंने पाकिस्तान और भारत की जंग ख़त्म करवाने का क्रेडिट लिया। और प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो उनके पास 2 दिन हैं बड़े इम्पोर्टेंट, अगले 2 दिन बड़े इम्पोर्टेंट हैं। सही। और अगले 2 दिन इसलिए इम्पोर्टेंट हैं कि जुमे को 10 तारीख को अमन के नोबेल इनाम का ऐलान होने जा रहा है। पीस प्राइस जो है ना वो नोबेल पीस प्राइस। तो अब इम्कानात कम है, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप अभी जो है ना वो उन्होंने कोशिश नहीं हारी, और इसीलिए वो बार बार जो तकारीर भी करते हैं, मिलते भी हैं, तो वो सारी जंगों को दोहराते भी हैं, सब कुछ करते हैं, और वो ये चाह रहे हैं कि फ़ौरन गज़ा के अंदर जंगबंदी का ऐलान हो जाए। अच्छा, जो डेनमार्क के अंदर ये कमेटी बैठी हुई है जो वहाँ पे, और बाकी यूरोप के मुल्कों में, और केमिस्ट्री के तो नोबेल प्राइज़ का ऐलान हो गया, बाकी हो गया, जो अमन का है वो ऐलान होना है जुमे को। सही। अच्छा, इसमें जो एक बात इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ और ये सारे लोग तो वो पहुँचे हुए हैं वहाँ पे, मुज़ाकरात में शामिल हो गए हैं, और अच्छा बड़ा डेलीगेशन गया। उससे पहले नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग भी हुई है वहाँ पे ओवल ऑफिस में, और मिले भी हैं सारे, बात भी हुई है कि इसको हर हाल में बस ख़त्म करना है। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने गालिबन तुर्क सदर रजब तैयब अर्दोगन से बात भी की है, और उनसे बात भी की है, और उनसे बात करके उन्होंने कहा कि आप भी इसमें इन्वॉल्व हों। अब तुर्किया के जो सदर हैं रजब तैयब अर्दोगन, उन्होंने कहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने उनसे कहा है कि इसमें, तो तुर्किया भी अब प्रॉपरली इन्वॉल्व हो गया, और तुर्किया ने इन्वॉल्व होते ही नेटो का एक रुकन है तुर्किया, उसकी बड़ी एक मजबूत मुल्क है, और उनके जो रहनुमा है वो भी बड़े मजबूत हैं। तो उन्होंने कहा कि हिटलर से ज़्यादा जो हिटलर ने वो नहीं किया जो कि नेतन्याहू ने किया। इसको ये देखें, जंग नहीं है, ये एक कत्ल आम है। जब तक इसको जेनोसाइड आप नहीं कहेंगे, जंग तो फौजें तो नहीं लड़ रही ना वहाँ पे। तो अब तुर्किया इसमें बाकायदा इन्वॉल्व हो गया, और उनकी जो नेशनल इंटेलिजेंस है उसके जो चीफ़ हैं इब्राहिम कालीन गालिबन या खलीन जो नाम है उनका, वो भी जो है वो काहिरा पहुँच गए और मुज़ाकरात में बाकायदा शामिल हो गए। अच्छा, ये इन्होंने पीएचडी की हुई है इस्लामिक स्टडीज़ में, जो इनके इंटेलिजेंस चीफ हैं जी, इन्होंने पीएचडी की हुई है इस्लामिक स्टडीज़ में जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी से। और हुसैन नसर जो प्रोफेसर वली नसर, जिनसे कुछ अरसे हमें भी इस्तिफ़ादा हासिल हुआ तालीम हासिल करने का, उनके वालिद जो बड़े ज़बरदस्त वहाँ पे जॉर्ज अमेरिका में ही हैं, उनके ये स्टूडेंट जॉर्ज टाउन में रहे हैं, ठीक है, हसन नसर जो है। और उसके बाद उससे पहले इन्होंने मलेशिया से इस्लामिक स्टडीज़ के फिर प्रोफेसर भी रहे हैं
उनके इंटेलिजेंस चीफ। तो ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है कि वो इस वक्त बराह रास्त इन्वॉल्व हैं, और ये 2023 के शुरू से लेके अब तक क्या कुछ नहीं हुआ। आप सीरिया को देख लें, आप वहाँ पर PKK को देख लें, आप हमास और गज़ा और बाकी मामलात और यूक्रेन और जो, तो उनके इंटेलिजेंस चीफ बहुत कुछ हो रहा है तुर्किया में, तो वो भी पहुँच गए हैं इस वक्त काहिरा। और कतर के जो वज़ीर आज़म हैं शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान सानी, वो भी पहुँच गए हैं मिस्र। ये सारी शख्सियात जो हैं मिस्र में जमा हैं। और उसके साथ ही तो ये जो है, ये इसमें अब जो एक इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि ये किसी भी वक्त ये कोई ऐलान होने जा रहा है कि जो प्रेसिडेंट सीसी हैं, मिस्र के जो प्रेसिडेंट सीसी हैं, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं उनको मैं दावत देता हूँ मिस्र आने की, कि वो जो जंग बंदी और जो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान जैसे ही उसका ऐलान हो जाए तो वो फौरी तौर पे वो इजिप्ट आ जाए प्रेसिडेंट ट्रंप। अच्छा, इजिप्ट में भी यानी इतने मामलात आगे हैं इस वक्त, या तो अभी या कभी नहीं वाला हिसाब है ना जी। या तो हो जाएगा मामला, यानी ऐसा हो गया है कि प्रेसिडेंट सीसी ने ये कह दिया है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो इजिप्ट आने की तैयारी पकड़ें, और वो इजिप्ट उनको आके और वो उस तकरीब में शरीक हों। और इसराइल में भी तैयारी शुरू हो गई है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो हो सकता है अगर खत्ते में आ जाएं तो हो सकता है कि वो इसराइल का भी दौरा करें। लेकिन साथ ही एक ये परेशानी भी हो रही है कि ऐसा ना हो कि वो गज़ा में कहें कि मैंने गज़ा भी जाना है। तो ये प्रेसिडेंट ट्रंप को बाकायदा इजिप्ट की तरफ से ये बात हुई है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को बुलवाया गया है, कहा गया है कि जी अगर ये जैसे सीज़फायर होता है और कॉम्प्रिहेंसिव प्लान आगे बढ़ता है तो आप यहाँ पे आ जाएं। अच्छा, इसमें जो तो ये यहाँ तक मामला जो है वो आगे बढ़ चुके हैं। अच्छा, फिर इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो फ़लस्तीनी इस्लामी जिहाद ने भी हमायत कर दी है। ये बात मैंने कल भी की थी कि फ़लस्तीनी इस्लामी जिहाद, हमास, फ़लस्तीनी इस्लामी जिहाद, जो फ़तह है, फ़लस्तीनी अथॉरिटी है, ये सारे के सारे लोग जो हैं ये काहिरा में मौजूद हैं। और फ़लस्तीनी इस्लामी जिहाद के लोग भी मौजूद हैं मिस्र में। और उसके अलावा जो एक और इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि फ़हरिस्तों का तो तबादला हो रहा है, हमने उसको बात भी की थी, लेकिन पॉपुलर फ्रंट फॉर लिबरेशन ऑफ पैलेस्टाइन जो है वो एक तंजीम है, उसके भी नुमाइंदे वहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है, PFLP। अच्छा, PFLP जो है वो इसलिए वो ज़रा उसकी सिग्निफिकेंस इसलिए है कि ये जो है ये एक सेकुलर लेनिनिस्ट मार्क्सिस्ट जमात है फ़लस्तीनियों की। सही। इसकी इम्पोर्टेंस ये है, एक तरफ तो आपको हमास नज़र आ रही है, एक तरफ फतह नज़र आ रही है, लेकिन ये जो है ये एक्सट्रीम लेफ्ट या लेनिन और मार्क्स को मानने वाली एक तंजीम है जो उनके नज़रियात पे काम करती है। ठीक है, ये जो पॉपुलर फ्रंट फॉर लिबरेशन ऑफ पैलेस्टाइन, और एक वक्त ऐसा था जब ये PLO के बाद, ये फतह के बाद ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर जमात थी फ़लस्तीनियों की। अब इसकी पॉपुलैरिटी कम है, लेकिन जो अहमद सादात हैं, अहमद सादात जो प्रिजनर हैं, ठीक है, और अहमद सादात जो कि 2001 से जेल में हैं, और उनको कहा जाता है, मरवान बरगुती तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है ना, उनको कहा जाता है सबसे ज़्यादा पॉपुलर है मरवान बरगुती। मरवान बरगुती जो हैं वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं, और वो अल-फतह का जो अस्करी विंग है तंजीम, उसके वो सरबराह हैं। लेकिन
जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक कहते हैं ना इसराइली, अगर तमाम कैदियों में, तो वो अहमद सादात को कहते हैं। अहमद सादात को 74 साल के हो गए हैं और उनका ताल्लुक जो है वो पॉपुलर फ्रंट फॉर लिबरेशन ऑफ पैलेस्टाइन से है, जो कि एक मार्क्सिस्ट और लेनिनिस्ट पार्टी है, ये ज़हन में रखें। और ये जो है ये रिहावम ज़ेवी 2001 में एक इसराइली वज़ीर के कत्ल और दूसरे वाक़यात में इनको सज़ा हुई है, ठीक है। इनका नाम जो है वो मरवान बरगूती के साथ रखा हुआ है हमास के लोगों ने कि ये भी साथ रहे होंगे। सही। अच्छा, और ये जो है ये जो पॉपुलर फ्रंट है जी, ये 67 की वॉर के बाद जो है ये यासिर अरफात के साथ इख्तलाफात पैदा हो गए थे और ये जो है ये अलग हो गए थे। उनमें से जॉर्ज हबश अलग हो गए थे। उन्होंने ये पॉपुलर फ्रंट बना लिया था, लेकिन जॉर्ज हबश जो है वो उन्होंने बना लिया। फिर उसके बाद जो फ़लस्तीनी फ़दाईन ने जो हाईजैकिंग का सिलसिला शुरू किया, जॉर्डन, रोम, बाकी जो हाईजैकिंग स्टार्ट हुई ना, हाईजैकिंग वो इनका आप समझ लें, इन्होंने हाईजैकिंग का जो दौर था, तो उस वक्त ये पॉपुलर फ्रंट फॉर पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑफ पैलेस्टाइन, उसके नतीजे में फिर जॉर्डन में इनकी बेसिस थी, सीरिया से इनको फंडिंग हो रही थी, फिर ब्लैक सितंबर हुआ, फिर इनके इख्तलाफात हुए, जो भी, तो इनका एक पुरानी हिस्ट्री में बड़ा एक रोल है। तो ये उसके सरबराह हैं इस वक्त। अहमद सादात जो हैं ये उसके सरबराह कह लें, ये सेक्रेटरी जनरल कह लें, जो भी कह लें, ये जेल में उस तंजीम के सरबराह हैं। ये पहले ये उस तंजीम के, और ये 2006 के इलेक्शंस में ये जीत भी चुके हैं, इलेक्शन भी जीत चुके हैं। अच्छा, अब पार्टी तो छोटी है लेकिन उसकी अलामत इम्पॉर्टेंट है ना, क्योंकि वो हमास जो कि बिल्कुल एक तरफ आप समझ लें कि एक मज़हब की और अखवान के साथ है। ये जो दूसरे कैदी हैं ये बिल्कुल लेनिन और मार्क्सिस्ट और बिल्कुल एक मुख्तलिफ पस मंज़र है। तो इस्लामी जिहाद के लोग भी वहाँ पे हैं और जो पॉपुलर फ्रंट के लोग भी पहुँचे हुए हैं, क्योंकि उनका ये जो उनके सरबराह या उनके जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो उनका नाम भी इस फहरिस्त में शामिल है। इनको कहा जाता है अहमद सादात के सबसे ज़्यादा जो है ये ख़तरनाक हैं। वो पॉपुलर हैं, ये ख़तरनाक है। सही। देखें इनके ऊपर जो मुकदमे और बाकी सारी मामलात हैं वो ज़्यादा सीरियस हैं इसराइल की नज़र में, इनका नाम भी है। अच्छा, उन्होंने जनाब कह दिया है कि ये तशरीफ़ लाने की तैयारी हो रही है और उन्होंने प्रेसिडेंट सिसी ने प्रेसिडेंट ट्रंप को इनवाइट कर लिया कि आप आइए और यहाँ आके जो है जैसे ऐलान होता है तो उसके फ़ौरन बाद आप इसको बात को आगे बढ़ाएं। क्या अमन हो जाएगा? अमन जो है वो दो जंगों के दरमियान एक वक्फा है। दो जंगों के दरमियान जो वक्फा है वो अमन है, ठीक है। तो अमन क्या हो जाएगा इसके नतीजे में, ये तो एक बड़ी आइडियलिस्टिक सूरत हाल है कि अमन हो जाए, लेकिन अगर आप एक चेस बोर्ड देखें ना पूरा, ये मशरिक़ वस्ता का, या जो मैं पहले भी बात कर रहा था कि ये एक टर्निंग पॉइंट इसलिए है पूरी तारीख का कि यहाँ पर जो सीट ऑन द टेबल वाली बात है ना, कि उसमें अब ना सिर्फ हमास है बल्कि फ़लस्तीनी इस्लामी जिहाद भी आ गई है, पॉपुलर फ्रंट भी बैठे हैं, ये सारे बैठे हुए हैं। और ये वो हमास जो है, इससे कतई नज़र के उनके कितने लोग शहीद हुए हैं, कितने उन पे बमबारी हुई है, कितना कुछ हुआ है, वो अपनी शराइत मनवा रहे हैं इसराइल से जी। और ये कई इस्लामी और अरब ममालिक के लिए बड़ा एक लम्हा फ़िक्रिया है कि हमास पॉपुलर तरीन जमात हो गई है इस वक्त पूरे मशरिक़ वस्ता में या दुनिया के एक बड़े हिस्से में मुज़ाहमती तहरीकों के हवाले से, कि जिन्होंने जो लड़े हैं इसराइल के साथ। अरब ममालिक तो समझौते कर गए, लड़ नहीं पाए, कई अरब ममालिक, ज़मीनें भी चली गई हाथ से, सब कुछ चला गया। ये लड़ते रहे, मरते रहे, शहीद होते रहे, मारते रहे, सब कुछ होता रहा, लेकिन ये आखिर में इन्होंने
बिठा दिया नेतन्याहू को भी और अमेरिका को भी और पूरी दुनिया को भी, और इनकी शराइत के ऊपर मुज़ाकरात हो रहे हैं। और ये जो हैं ये अब सारे फ़लस्तीनी कॉज के लिए सारे इकट्ठे हो गए हैं, सारे जो फैक्शंस वगैरह थे वो सारे ख़त्म हो गए हैं। पहली प्रायोरिटी ये है कि जंग बंदी हो जाए, और उसके बाद ये है कि यहाँ से इसराइली फ़ौज का इनखला हो जाए। वो पेरीमीटर से हटना वटना वो सारा एक तरफ चला गया। अब तो वो है कि जल्दी करो, उसको ख़त्म करवाओ फौरी तौर पर, ठीक है। और इसमें तुर्की भी इन्वॉल्व है। मार्को रूबियो जो हैं वो कल शायद पेरिस पहुँच रहे हैं, क्योंकि कई ममालिक के वज़राए ख़ारजा का इजलास शायद पेरिस में आज की पेशरफ जो है वो अगर ठीक जाती है तो मार्को रूबियो को पेरिस पहुंच जाएंगे। सऊदी अरेबिया के वज़ीर ख़ारजा, यूएई के वज़ीर ख़ारजा, तुर्की के वज़ीर ख़ारजा, मिस्र के वज़ीर ख़ारजा, इन सारे, और कई बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा, फ़्रांस के वज़ीर ख़ारजा, ये सारे जो हैं कल यूरोप में जमा हो रहे हैं वज़राए ख़ारजा, और वहाँ पर वो डिसाइड करेंगे कि ये पोस्ट वॉर प्लान क्या है, गज़ा का पोस्ट वॉर प्लान क्या है। लेकिन मैंने आप पहले भी बात है ना, जियो पॉलिटिक्स वहीं से ओरिजिनेट होगी, क्योंकि उसके नतीजे में जो आगे देखेंगे कि रियासत अगर होगी, फ़लस्तीनी रियासत के ऊपर दो टू स्टेट सोल्यूशन की बात हो रही, तो टू स्टेट सोल्यूशन होगी, रियासत होगी, तो एक रियासत के अंदर दूसरी रियासत की फ़ौज कैसे बैठे रहेगी? मतलब बड़ी अजीब सी बात है ना। तो वो मुकम्मल इनखला की बात हो रही है। प्लस ये है कि उन लोगों ने अब ये देखें कि अपनी जगह छोड़ने से इनकार कर दिया। 11% आबादी ख़त्म कर दी गई है इसराइल के। और आज के गार्डियन ने एक तफसीली जो एक और बड़ी अफसोसनाक उनका, और लेकिन बड़ी उन्होंने इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी कहें या एक मरसिया है, उन्होंने 18,457 बच्चों की फहरिस्त आज गार्डियन ने शाये की है। 18,557 बच्चों के नाम और उनकी उम्र और उनकी जो उनकी मुकम्मल तफसील जो है वो, अब इसमें 3 साल, 8 साल, 12 साल, 9 साल, 9 महीने, आप ये देखें, ये एक आपको जो मोहम्मद खालिद 22 से आपको ये 9 महीने का बच्चा नज़र आ रहा है, फिर ये 2 साल, 12 साल, 5 साल, तो ये मुकम्मल लिस्ट आज के गार्डियन ने जो है वो शाये की है 18,457 बच्चों की। कुछ बच्चों की तस्वीर उनको मिल सकी, कुछ की तस्वीर नहीं मिल सकी, लेकिन ये तस्वीर ये जो हैं ये एक ऐसा जेनोसाइड है जो कि लाइव स्ट्रीम हुआ है, यानी दुनिया ने लाइव देखा है। ऐसा नहीं है कि ये कोई डार्क एजेस की यूरोपियन वॉर है कि जिसको आप किताबों से हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ये एक ऐसा कत्लेआम है जिसको टीवी पे बराह रास्त लोगों ने, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे बराह रास्त आज की दुनिया में देखा है। और ये शहीद होने वाले बच्चे और उन बच्चों के नाम 18,457 बच्चे। अच्छा, फिर उसके बाद वो इन्होंने पूरा एक ग्राफ शाये किया है और वो कह रहे हैं कि इसमें से ये अगर आप देखें, ये थर्ड अगर हम दिखा सकें यहाँ पे जो स्लाइड है, तो उसमें वो कह रहे हैं कि 993 इन्फेंट्स जो हैं वो उनकी डेथ हुई। अच्छा, इसमें ये जो है ना, नहीं, थर्ड स्लाइड को अगर हम इसमें थर्ड अगर दिखाएं, थर्ड स्लाइड है, अगर हम पहले दिखा दें तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा जी। ऐसे यहाँ देखिएगा, इस स्लाइड को ज़रा रोकें। इसमें एक तो ये बात है ना कि वो बता रहे हैं कि इसमें हर नुक्ता एक बच्चा है, इसमें हर सुर्ख नुक्ता एक बच्चा है। वो देखें, वो जो लिखा हुआ है शुरू में, ईच सर्कल रिप्रेजेंट अ चाइल्ड, ये 18,457 डॉट्स हैं, इसमें हर नुक्ता एक बच्चा है। और वो बच्चा किस जगह फिट हो रहा है, 5 साल से कम उम्र है, 10 साल, यानी आप सिर्फ ग्राफ को देखें और बच्चे देखें, इसमें डॉट्स आप देखें, छोटे छोटे डॉट्स, और फिर आप ये नुक्ते जो हैं ये बच्चे हैं, और कौन सा बच्चा किस जगह फिट हो रहा है ग्राफ में, वो फिर उन्होंने एक तस्वीर में डाल दी है। तो ये 18,457 डॉट्स हैं और हर नुक्ता एक बच्चा है।
फिर उसके बाद जो है वो अगर सेकंड गार्डियन का आप देखें तो वो ये बता रहे हैं कि जो सेकंड स्लाइड है कि 60,199 डेथ्स जो जुलाई में हुई तो उसमें 18,457 या 31% कम उम्र बच्चों को शहीद कर दिया गया। और ये वो बच्चे हैं जिनकी तस्वीर फिर उन्होंने नाम और तस्वीर शाये की हैं। तो इनकी उम्र देखें, इनकी तस्वीरें देखें तो आदमी का दिल दहल जाता है। और ये जो बात है, अब ये एक ऐसा मामला है कि एक ग्लोबल चेस बोर्ड पे एक तो इंसानियत का है ना, दूसरा यह है कि ये कहानी लिखी कैसे जाएगी आगे, इसका पोस्ट वॉर क्या प्लान क्या होगा आगे। अच्छा, यानी सीज़ फायर, इसराइली फ़ौजों का इनखला, और उसके साथ ही आप देखें कि हमास एक बड़ी पावर बन के सामने आ गई, जिनके पास ना कोई असला था, ना कोई उनके पास कोई साजो सामान था बहुत बड़ा, कोई टनल्स थी या जो भी थे उनके पास टूटे फूटे पुराने जो भी उन्होंने जमा किए हुए थे, गोला बारूद था उनके पास, या हुतीज़ ने इन्होंने। अब बाकी मुल्कों के लिए एक यानी वो इसको रुकवा इसलिए रहे, एक तो इसलिए रुकवा रहे ना कि कत्लेआम रुके, लेकिन साथ ही एक बड़ी मुज़ाहमती कुव्वत बन के भी इस पूरे रीजन में तब्दीली आ गई है कि भाई हमें जो है अब आपस में लड़ना नहीं है, हमें सियासी अमल का हिस्सा बनना है। और जैसा कि कतर ने किया, बाकी मुल्क जेलस भी हुए हैं ना कि एक मुल्क के साथ आर्टिकल 5 की तरह का अमेरिका ने मामला तय कर लिया है कि भाई आप पे हमला, हम पे हमला होगा, वो जेलसी। तो पाकिस्तान का सऊदी अरेबिया के साथ हो गया। इस पैक्ट में मजीद ममालिक शायद शामिल हो जाएं, जो पाकिस्तान की तरफ से ऑफर है ना कि भाई आप जो है वो, यानी अब कतर का अमेरिका के साथ तो हो गया है, लेकिन सेंटकॉम तो कतर भी चाहता है ना कि भाई अमेरिका से हटके भी तो कहीं आप करें ना, आगे पीछे दाएं बाएं। तो सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के साथ हो गया है, इसमें और मुल्क भी साथ शामिल हो सकते हैं इस स्ट्रेटेजिक पैक्ट में। लेकिन ये ग्लोबल चेस बोर्ड जो है रीजन का, ये पूरा इसलिए तब्दील हो रहा है कि हमास ने, जो कि एक नॉन स्टेट, आप उसको एक्टर कहें या उसको एक आप दहशत, जो भी नाम दें, जिस नाम से भी, मिलिटेंट, ये फलाना, पॉलिटिकल इस्लाम, जो उन्होंने वो कर दिखाया है जो ममालिक और उनकी फौजें नहीं कर पाई। तो ये जो डायनामिक्स आगे बनेंगी ना आने वाले दिनों में या आने वाले महीनों में या सालों में, जंगबंदी होती है, जंगबंदी नहीं होती, दोबारा क्या क्या, लेकिन एक पूरा जो नक्शा है ना वो यहाँ से जन्म लेगा, जहाँ से ये बच्चों की तस्वीर देखें, अभी तो खुला भी नहीं है गजा, तस्वीर आनी शुरू हो गई। ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं जी। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा जो हैं भारत का दौरा करने जा रहे हैं, उनका दौरा भारत का दौरा कर रहे हैं। और देखें, एक अच्छा है, मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, लेकिन यह है कि वो उनका मेडिकल चेकअप भी है दरमियान भारत में, और उनका मेडिकल चेकअप भी है, उनकी मुलाकातें भी हैं। 9 तारीख से 16 तारीख तक कोई काफ़ी तवील दौरा उनका है। लेकिन यह है कि इसमें अफगानिस्तान के हवाले से एक तो वो मॉस्को फॉर्मेट जिसमें ज़्यादा ममालिक थे, प्रेसिडेंट पुतिन जो है वो अज़रबैजान, ये ताजिकिस्तान, गालिबन ताजिकिस्तान, वो 2 दिन के लिए जा रहे हैं। वहाँ पे CIS प्लस का इजलास हो रहा है, जो कि उनका एक सिक्योरिटी का पैक्ट है मुख्तलिफ मुल्कों के साथ। तो प्रेसिडेंट पुतिन वहाँ पे होंगे, लेकिन काफ़ी कुछ हो रहा है। लेकिन अभी ये जो मैंने आपसे बात की ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। प्रेसिडेंट सीसी इजिप्ट के, अगर हम दिखा सकें किसी अखबार को, तो इजिप्ट ने प्रेसिडेंट ट्रम्प से कहा है कि आप स्टैंड बाय रहें, और हमारे प्रेसिडेंट सीसी ने उनको बाकायदा इनवाइट कर दिया है। मतलब ये बातें बहुत, इजिप्ट टुडे में दिखा दी, सीसी इनवाइट्स ट्रम्प टू पोटेंशियल गजा पीस एग्रीमेंट साइनिंग इन इजिप्ट। ठीक है ना, इजिप्ट आने की दावत दे दी है कि ये कॉम्प्रिहेंसिव पैक्ट का ऐलान जैसे ही हो तो आप वहाँ पे स्टैंड बाय रहें, और यहाँ पे आप फौरी तौर पे प्रेसिडेंट ट्रम्प भी तैयार हैं, वो भी सारे पहुँचने के लिए तैयार हैं। अच्छा, अब इसमें जो है ये तो एक बात हो गई। दूसरी जो बात है वो ये है कि क्या अमन हो जाएगा। मैंने कहा अमन 2 जंगों के दरमियान दुनिया की तारीख में एक, क्योंकि अपनी जगह इश्यूज तो रहते हैं, और ये जो ख़ासतौर पे जेनोसाइड वाला इशू है, अभी आगे क्या होता है क्या नहीं होता। एक दूसरा ग्रुप जो है इसराइल में वो तैयार हो रहा है, एक तो इंतहा पसंद है ना सारे,
नेतन्याहू की काबीना, ये तो फारिग हो जाएंगे सारी तो जेनोसाइड में। लेकिन एक और ग्रुप तैयार हो रहा है, वो ग्रुप जो कि फ़लस्तीनी रियासत का हामी है और वो इसराइली हैं, फ़लस्तीनी रियासत के हामी हैं, और वो ग्रुप तैयार हो रहा है एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे, उनकी नुमाइंदगी भी पार्लियामेंट के, वो नेतन्याहू की हुकूमत गिरते ही वो जगह संभाल लें, और उनको गालिबन जो है प्रेसिडेंट ट्रम्प की भी हमायत है कि इसराइल की जो अगली हुकूमत है वो ऐसी हुकूमत हो जो फ़लस्तीनियों के साथ बहुत ज़्यादा दोस्ताना ताल्लुकात रखे और इमदाद खोले। और ये तो जराइम पेशा लोग हैं ना, ये जो भी वहाँ पे बरसर इक़्तिदार हैं, मुझे नहीं पता आगे इनका क्या अंजाम होता है। दूसरा जो ग्रुप है वो तैयार हो रहा है, और वो जो ग्रुप है वो ग्रुप उसमें बेन गेवर वगैरह ये सारे नहीं है, वो दूसरे लोग हैं। अच्छा, तो वो बहरहाल वो भी सामने आ जाएगा आजकल में। लेकिन वो ये है कि ये जैसे ही हुकूमत गिरे तो पार्लियामेंट के अंदर से ही कोई तब्दीली अगर आनी है तो कैसे आएगी, ये इलेक्शन होगा तो कैसे होगा, वो केयर टेकर में इसराइल के अंदर भी एक पॉलिटिकल, मतलब उनको पता है कि अभी ये नेतन्याहू को बस के नीचे फेंक दिया गया, क्योंकि प्रेसिडेंट सीसी का दावतनामा जाना इस बात की अलामत है कि ये, और पब्लिक कर देना उसको, ये बात की अलामत है कि मामला आगे बढ़ रहे हैं। और मार्को रूबियो जो है वो फ्रांस पहुंच के आगे बात हो रही है कि ये पोस्ट वॉर कैसे आगे, पोस्ट सीज फायर आगे कैसे हमने बढ़ना है, और कौन सा मुल्क कितना पैसा देगा, कौन रिसोर्सेज अपनी देगा, किसकी फ़ौज होगी, किसकी तरफ से अद्वियात जाएंगी, कैसे रीबिल्डिंग कैसे होगी, क्या होगा। और जो रहनुमा हैं हमास के, उनके बारे में ये बात हो रही है कि क्या वो वहाँ पे रहेंगे, उनकी जान महफूज रहेगी जो रिहा हो जाएंगे कैदी, या ये कि दूसरे मुल्क जाएंगे तो कहाँ पे रहेंगे, उनकी शनाख्त क्या रहेगी, क्या वो एक्टिव होंगे नहीं होंगे। तो ये अभी बहुत कुछ बाकी बातें सारी बात की हैं। पहले तो ये जंगबंदी होना ज़रूरी है कि ये जुल्म का जो पहाड़ है, ये जो वहाँ पे कत्लेआम जारी है, ये कत्लेआम जो ये ख़त्म हो, और उसके साथ ही फिर इमदाद शुरू हो, और बाकी मामला फिर आगे बढ़ रहे हैं तेज़ी के साथ। अच्छा, इसमें दूसरी जो बात है वो ये है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो जाहिर है कि यहाँ पर वो, मैंने आपसे कहा ना कि जुमे के दिन ऐलान होना है, तो उनकी पूरी कोशिश है कि हो जाए। लेकिन क्या ये 48 घंटे में मुमकिन है बिल्कुल, और होने को तो एक टेलीफोन उठाएं तो अभी ये सारे मामला हल हो जाएं। तो वो पीस प्राइस का ऐलान जो है वो होना है फ्राइडे को। अच्छा, इसी दौरान जो है वो मलेशिया में आसियान की समिट में प्रेसिडेंट ट्रम्प ने आना है, और लेकिन उस समिट से पहले जो है, मैं आज ये चाइना का मैं एक एलामिया देख रहा था, और उनका जो एलामिया है उसमें जो है वो उसमें ये बात कही गई है, 22 अगर हम देखें, चाइना और मलेशिया की मिलिट्री ड्रिल्स हो रही हैं। 22 चाइना और मलेशिया की मिलिट्री ड्रिल्स शुरू हो रही हैं, और ये जो मिलिट्री ड्रिल्स हैं इसमें अगर हम इसका आगे देखें तो ये जो है ये मिड टू लेट अक्टूबर, यानी इन्हीं दिनों में जब आसियान समिट भी हो रही होगी, और इसमें स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, कोड नेम इसका पीस एंड फ्रेंडशिप 2025। ये जो ड्रिल्स हैं चाइना और मलेशिया की, इसमें दूसरे आसियान ममालिक को भी, मेंबर्स को भी कहा गया है कि वो एज ऑब्जर्वर आएँ। यानी जब वहाँ पे आसियान की समिट हो रही होगी, जिसमें प्रेसिडेंट ट्रम्प भी होंगे, वो ब्राज़ील के प्रेसिडेंट भी होंगे, दुनिया भर के लोग वहाँ पे आसियान में होंगे, तो यहाँ पे चाइना और मलेशिया, वही मलेशिया जो जहाँ पर समिट हो रही है, वो चाइना के साथ जो है वो मिलिट्री डील्स अनाउंस कर दी हैं चाइना ने आज। ग्लोबल टाइम्स ने इसको इस तरह से लिखा है कि चाइनीज डिफेंस मिनिस्ट्री अनाउंसेस अपकमिंग चाइना मलेशिया जॉइंट एक्सरसाइज इवन टू कंट्रीब्यूट टू मेंटेनिंग पीस एंड स्टेबिलिटी इन साउथ चाइना सी एक्सपर्ट। 23। अब सवाल ये है कि वहाँ तो आसियान समिट हो रही है। अच्छा, आसियान समिट हो रही है, और आसियान समिट जो है वो उसमें वो उन्होंने फिर कल जब कनाडा के प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए थे तो उन्होंने कहा कि मैं शी जिनपिंग से मेरी मुलाकात होने जा रही है एपेक के इजलास से पहले। आसियान में वो प्लस माइनस हो रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि वो जो है वो शायद वो जाएं। ये जैसे मैं आज ये थाईलैंड का पेपर देख रहा था, 24 में कोट कर रहा हूँ, ट्रम्प टू अटेंड आसियान समिट अंडर कंडीशंस, यूएस मीडिया रिपोर्ट्स। कंडीशंस हैं, अब कंडीशन उनकी एक तो यही है कि जी वो उसमें थाईलैंड और कंबोडिया की, अगर ये मलेशिया का मैं देखूँ, एज मलेशिया 25, ये कह रहे हैं कि जी वो मैं उसको अगर समिट को मैंने करना हो, लेकिन आसियान में वो देखिए उससे पहले ये ऐलान तो हो गया होगा ना
पीस प्राइस का, तो वो तो ये गज़ा से वाबस्ता है। असल है कि मुलाकात उन्होंने करनी है शी जिनपिंग से, तो आसियान के अंदर वो जा भी सकते हैं, इस समिट को वो एड्रेस भी कर सकते हैं, और उसके बाद वो ये भी हो सकता है कि वो इसमें ना जाएं, ये भी हो सकता है जाएं, लेकिन अभी तक दरमियान में मामला अटका हुआ है। अच्छा, जो मैंने आपसे कहा ना कि इसमें एक बात जो है वो ये तो एक हमारी तरफ से जो बात गई है, उनकी तरफ से जो भारत की तरफ से बात हो रही है, ये बाकी सारे मामला हो रहे हैं। एक बात लेकिन मैं इसको समझने से कासिर हूँ कि यानी समझने से कासिर क्या, वो एक लिखी जाएगी चीज़ कि दुनिया में अहम फैसले जब हो रहे थे, फैसला साजी, अहम तरीन फैसला साजी हो रही थी दुनिया में, तो उस वक्त भारत एक बड़ा मुल्क है, वो कहाँ गायब हो गया टेबल से? वो मैं कहता हूँ सीट ऑन द टेबल, वो उसकी वो कहाँ चला गया? पूरे वेस्ट एशिया का फैसला हो रहा है, पूरे मशरिक़ वस्ता का फैसला हो रहा है, पूरे यूक्रेन, नेटो के ममालिक, ये रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, ये ईस्ट साउथ ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया, ये सारा जब हो रहा है तो भारत का क्या? आज देखिए ना, वहाँ पे केयर स्टारमर दौरा कर रहे हैं बरतानिया, वो कह रहे हैं कि ठीक है ट्रेड एग्रीमेंट होगा, लेकिन वीज़ा उसके नतीजे में, वीज़ों के अंदर कोई कमी नहीं होगी, आपके लोग आके करें। तो मतलब वो वहाँ पर इशू ये है सारा भारत में कि वो इस वक्त उनका तमाम फैसला साजी के अमूर से, देखिए पूरा आपने छोड़ दिया ना, ये कितना बड़ा डायस्पोरा, आपको पता है मशरिक़ वस्ता में और वेस्ट एशिया में कितना बड़ा डायस्पोरा, और ये कितना इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए कि वो यहाँ पे फैसला, लेकिन वो एक गलत तरफ गए, आप नेतन्याहू के साथ खड़े हो गए, मतलब नेतन्याहू के साथ एक ही मुल्क खड़ा हो गया, वो मोदी जी खड़े हो गए, वो कत्लेआम हो रहा है, वो असला दे रहे हैं, अच्छा जी हमारा बनेगा, रास्ते बनेंगे, ये होगा। कभी कभी आपको तिजारत और ये जो माल पानी होता है, ये सारे इन्वेस्टमेंट वगैरह वो ठीक है, लेकिन कभी कभी आपको असूलों पे भी खड़ा होना चाहिए ना। अब आखिर में क्या बना कि ना वो असूल रहे, ना वो तिजारत रही, ना वो प्लानिंग्स रही। अब ये अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा वहाँ जाएँ, अब अजीब सी बात है, वहाँ RSS की हुकूमत है, ये इमारात इस्लामी है, तो क्या बात करेंगे वहाँ जाके? जो भी बात करनी है वो क्या बात होगी? मतलब कल्चरल इवेंट होंगे एक साथ, मतलब तालीम, सेहत, कल्चर, सियाहत, क्या बात होगी? मतलब क्या कोई कॉमन चीज़ें, कॉमन मामला हो। दूसरा बात यह है कि ये चाइना और रशिया का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, और अफगानिस्तान को जो है वो CPEC, चाइना जो है वो एक CPEC की एक्सटेंशन की बात अफगानिस्तान तक कर चुका है, पीरियड, और साथ ही चाबहार के ऊपर सील लगा चुका है अमेरिका। तो अब यह है कि अब वो जाहिर है कि वो कैसे, मैंने कहा ना, मुल्कों के दरमियान एक ताल्लुक की कोई वजह है, कोई बुनियाद। मिसाल के तौर पे बांग्लादेश में तब्दीली आई तो पाकिस्तान के ताल्लुकात, लेकिन जब तक हसीना वाजिद बैठी, मतलब कोई कॉमन चीज़ होती है ना, अचानक वो पुराने सारे गिले शिकवे ख़त्म हुए वहाँ पे, और एक तरीके से बड़े, यानी ये भी नहीं कि कोई पाकिस्तान का वो कोई हमने उनकी बहुत ज़्यादा, लेकिन एक बरादर मुल्क की तरह जैसे होता है कि बड़े अच्छे ताल्लुकात उनके साथ डेवलप हो रहे हैं, और वो आगे जाके स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात होंगे, माशी ताल्लुकात होंगे, पीपल टू पीपल जैसे होता है। लेकिन यहाँ पर कैसे होगा RSS की मौजूदगी में, ये मैं समझ से बाहर है। खाली कोई तिजारती रास्ता भी नहीं बन रहा, कोई जो है ये मॉस्को फॉर्मेट में भी आप देख लें तो वो तो बगराम एयरबेस का वो अमेरिका को इंडिया देगा लेके वहाँ से चाइना के, मतलब एक अजीब सा एक सिनेरियो है, जिस सिनेरियो में मेरा ख्याल है कि ये इंडिया को निकल आना चाहिए था। ये देखें बड़े मुल्कों को इस वक्त जो है वो आपके हमारे ताल्लुकात जैसे भी हैं, लेकिन मैं बहुत हैरत है इस बात पे कि इस पूरे सिलसिले में जहाँ पाकिस्तान मौजूद है, वेस्ट एशिया के अंदर भी पाकिस्तान मौजूद है, मॉस्को के अंदर भी पाकिस्तान मौजूद है, चाइना के अंदर भी, मैंने कहना सफारती महाज पे शायद ही पाकिस्तान इतना, और अमेरिका में भी, और बीजिंग में भी, और रशिया में भी, और बाकी जगहों पे भी, ग्लोबल साउथ में भी इधर। तो आपको बड़ी एक हैरत होती है कि इस मरहले पे इंडिया अचानक गायब हो गया। अच्छा, फिर दूसरी जो बात है वो देखें कि जो मैंने आपसे पहले भी बात कर रहा था वो ये है कि ये जो इसमें जो सूरत हाल बनेगी, इसमें सबसे पहले तो क्रेडिट जाता है ना इन लोगों को जिन्होंने अपने लिए लड़े। उसके बाद ये है कि दुनिया इनको कंपनसेट कैसे करेगी, यानी 11%
आबादी एक जगह की 2 साल तक, और कितनी बॉम्बिंग हुई है। मुझे ऐसा ये गुमान है जैसे वो मुख्तलिफ बाइडेन दौर के लोगों को वो चार्ज प्रेसिडेंट ट्रंप कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि ऐसा ना हो कि जेनोसाइड का सारा वो जो असला दिया था और जो सारी जंग छिड़ी और जाहिरियत, जंग तो नहीं, जाहिरियत और कत्ल, ये सारा भी बाइडेन के गले वो मत्थे डाल दें और कैमला हैरिस और उनके कि आप ही क्या ब्लिंकन के ऊपर डाल दें, क्योंकि जैसे ही जंग बंदी होगी, मैंने आपसे कहा ना कि अल जज़ीरा वहाँ पे कत्ल शहीद किया है सहाफ़ियों को भी, तो पिक्चर्स ही नहीं आ सकी। ये आखिरी जो पिक्चर्स आती रही हैं तो ये तो बहुत पुरानी पिक्चर्स हमारे पास सामने आती रही हैं। तो वहाँ जो उसके बाद जो कुछ हुआ है पिछले चंद महीनों के दौरान, तो जैसे ही अंदर लोग दाखिल होंगे, अभी देखें फ्लोटिला को, एक और फ्लोटिला, अभी तो सेनेटर मुश्ताक वाला जो फ्लोटिला था उसके कैदी उन्होंने रिहा किए, वो भी तशद्दुद करके बहुत तकलीफ देके वो, लेकिन यह है कि उसके बाद जो है वो जब दूसरा फ्लोटिला आ रहा था उसको भी रोक दिया। इशू ये है कि जो पॉलिटिकल यहाँ पर मशरिक़ वस्ता में एक पार्टी तो अखवान जो कि जिसको पसंद नहीं किया गया, वो ज़्यादा रही भी नहीं, फिर इस्लामी जिहाद और ये सारी पार्टियाँ, फिर फतह बनी किसी तरह से, वो PLO अथॉरिटी में बन गई, या फिर बात पार्टी आपको नज़र आती है बाद में, या फिर PKK टाइप तंजीमें आपको, वो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं नहीं। अब अचानक जो, या हिजबुल्लाह है या इस तरह, लेकिन जो आपको पॉलिटिकल पार्टी सबसे आगे नज़र आ रही है इस वक्त, पूरा जो एक डायनामिक्स चेंज कर रही है, वो हमास है। तो ये अब ये है कि वो हमास है और साथ ही वो एक तरह से जीत भी रही है, या जो भी आप कहें कि अपना मकसद हासिल करके कि 2 स्टेट तक ले जाके और जंग बंदी करके और इस्लामी इनखला और कैदी छुड़ा के सारे, और साथ ये कि वो आइंदा सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे। तो बात यह है कि ये आने वाले जो चंद महीने हैं, चंद साल हैं, फिर 3-4 ऐसी जगह हैं जहाँ पे हॉट स्पॉट्स बयान हो रहे हैं। एक वेनेजुएला में वही मोनरो डॉक्ट्रिन, वो 1823 वाला अमेरिकन प्रेसिडेंट ने जो कहा था कि यहाँ पर जो है वो हेमिस्फीयर जो है, ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर, तो उसमें जो है वो उसके तहत वो वेनेजुएला जो है उसके साथ चाइना खड़ा है, रशिया खड़ा है, उसके तहत ईरान खड़ा है, लेकिन दूर हैं तो शायद उसकी इमदाद ना कर सके इतनी ज़्यादा। वहाँ पे वेनेजुएला के अंदर वो अब हुकूमत रहती है निकोलस मैडुरो की, नहीं रहती, क्या होता है, क्योंकि ब्राज़ील के साथ कोई बहुत अच्छे ताल्लुकात निकोलस मैडुरो के नहीं हैं भी, नहीं भी हैं, लेकिन क्या ब्राज़ील गुडी कर लिया उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप ने। कोलंबिया में, और अगर आप ये मैप देखें तो चारों तरफ से आपको ये पूरा कैरिबियन में, ये अगर फर्स्ट मैप देखें तो पूरा कैरिबियन में आपको यह जो सदर्न कमांड है जो वो आपको तमाम आसपास ये आपको नज़र आती है। कैरिबियन आइलैंड में सारी अमेरिका की प्रेजेंस आपको वहाँ पे नज़र आती है, वेनेजुएला के गिर्द। ये वेनेजुएला है, और अगर ब्लू आप देखें तो वेनेजुएला के आसपास आपको अमेरिका काफ़ी नज़र आता है। और ये ध्यान में रखें कि कोलंबिया भी जो है वो बड़ी हद तक अमेरिका के ही साथ है। तो ये, और दूसरा जो है वो ईरान का मामला क्या होगा, क्या ईरान का मामला ख़त्म हो गया, हुतीज़ का ख़त्म हो गया, या वो भी अपनी जगह बरकरार है, क्योंकि ईरान चला गया रशिया के साथ और वो न्यूक्लियर प्लांट्स और ये सारे मामला। फिर पाकिस्तान का भी शुक्रिया अदा किया ईरान ने आके, वो तो ख़त्म हो रही हैं सारी तलखियाँ। ईरान एक बड़ा एक्टिव रोल प्ले कर रहा है इस रीजन में, मॉस्को फॉर्मेट में भी। बाकी तो यहाँ पे अब क्या होगा कि इसराइल लड़ेगा नहीं लड़ेगा, ये आगे की डायनेमिक्स क्या होंगी। तीसरा ये कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो मामलात हैं वो अभी तक तस्फिया तलब हैं, और जंगें अब वहाँ से बात होती है, यहाँ से बात होती है, जवाब गया। अभी तो बड़ी एक जंग जो है वो ख़त्म हुई है, लेकिन ये है कि ये मैंने वही बात की ना कि अमन जो आता है दरमियान में, वो 2 जंगों के दरमियान एक वक्फा इसलिए होता है कि वो कोर इश्यूज़ अपनी जगह रहते हैं। सही। तो कोर इश्यूज़ जब तक ख़त्म नहीं होते तो उस वक्त तक जो है वो मामलात फिर अपनी जगह चलते रहते हैं। लेकिन कोर इश्यूज़ ख़त्म भी हमने होते देखे हैं, जैसे आयरलैंड के अंदर हुआ, गुड फ्राइडे एग्रीमेंट हुआ, या जैसे हमने देखा कि PKK के साथ हो गया, या हमने देखा कि ईस्ट तिमोर में कई जगहों पे जंगें ख़त्म भी हुई हैं, बड़ी जंगें। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में भी तो दुआ है कि कल तक कोई बहुत ही अच्छी खबर आए और जंग बंदी हो गज़ा में किसी भी वक्त, और प्रेसिडेंट ट्रंप तशरीफ लाएँ मिस्र में और फिर गज़ा भी जाएँ। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुँचा। मुझे उसमें रस्लिम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद अपना दोस्तों रिश्तेदारों गुरदनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।